हेलो एवरीवन। आज है 27 मई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत और फ्रांस की जो नेवी है इसके बीच वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया है अरेबियन सी में। इसके अलावा हाल ही में प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जो है ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लीडरशिप में किया जा रहा है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी रेसिडेंस फ्रेमवर्क के लिए कड़े नियम जारी किए हैं। और हाल ही में चर्चे में रहा GSAT-32, ये जो सैटेलाइट है ये एक तरह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार उपग्रह हो जाएगा। रिसेंटली नेशनल सब नेशनल गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया है नीति आयोग ने। चंद्रयान-3 ये 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसके लिए गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में भारत के ही वैज्ञानिकों ने फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर ये विकसित किया है। और 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड अभिलाषा बराक ने जीता। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया जाता है और सेम डे वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है जो इंडियन आर्मी है और डीआरडीओ है, इसने सफलतापूर्वक जोरावर, फिर अटक गया यार, क्या हो रहा है? वो अपडेट और अनस्टॉल का आ रहा है, स्क्रीन में आ जा रहा है और वो रिकॉर्ड हो जा रहा है। रुको एक बार और ट्राई करने दो लास्ट टाइम। हाँ रुको। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक टेस्ट किया हुआ जोरावर ये मुख्य रूप से क्या है? तो जोरावर का डिस्कशन हमने पहले भी किया था, जो कि एक लाइट टैंक यानी कि एक इंडिजीनियस लाइट टैंक का एग्जाम्पल है। हिंदी में कहें तो स्वदेश रूप से निर्मित लाइट टैंक है जोरावर। अब इसका परीक्षण किया है इंडियन आर्मी और डीआरडीओ ने। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो जोरावर है इसका पहाड़ों की ऊंचाई और मुश्किल इलाकों में होने वाला फाइनल ट्रायल जो है ये कंप्लीट हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जोरावर के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि एक लाइट टैंक का एग्जाम्पल है। इसका जो वजन है मात्र 25 टन है, जो कि पारंपरिक टैंकों से बहुत ही कम है यदि कंपेयर किया जाए तो। और वजन के कारण ही हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है इसके मालवाहक विमान इसे आसानी से उड़ा करके सीधे बॉर्डर पर पहुंचा सकते हैं। अब इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ ने भारत की जो जानी मानी प्राइवेट कंपनी है एलएनटी यानी कि लॉसन एंड टर्बो, इसके साथ मिलकर के इसे बहुत ही कम समय में तैयार किया है। और ये जो टैंक है ना, ये सियाचिन या लद्दाख जैसे जो पहाड़ों वाला एरिया है जहां पर ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, -30 डिग्री के नीचे भी ठंड में बिना रुके काम कर सकता है। तो यहां से ऑप्शन भी आपको याद रखना है कि डीआरडीओ ने ट्रायल किया है जिस जोरावर का, ये एक इंडिजीनियस लाइट टैंक का एग्जांपल है। डिस्कस करिए यदि डीआरडीओ के बारे में, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1958 इसका फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में हेडक्वार्टर है और समीर कामत इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सवाल तीसरा है, हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो इस बार कुल 12 सांसदों को चुना गया है संसद रत्न पुरस्कार 2026 में। ये जो 12 सांसद हैं, 10 तो इसमें लोकसभा से हैं और 2 हो जाएंगे राज्यसभा से। हालांकि इन 12 के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। डिस्कस कर लेते हैं ये संसद रत्न अवार्ड है क्या। तो इस अवार्ड की या इस पुरस्कार की जो स्थापना है या शुरुआत है, ये पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर की गई थी। इन्हें पूरी तरीके से सांसद और समितियों के वास्तविक संसदीय प्रदर्शन यानी कि सांसद जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं इस पर आधारित डेटा के आधार पर ही प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। अब रिसेंट के कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा है संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड अभिलाषा बराक ने जीता। भारतीय मूल के 2 वैज्ञानिक हैं, सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन घेड़ा, जिन्हें साउथ अफ्रीका ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया है। यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड जीता है डॉक्टर शेखर सुमन ने। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हम देख चुके। यूनेस्को गिलेर्मो कानू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये सुडानी पत्रकार है सिंडिकेट, इन्हें मिला।
सुपर्णा शर्मा के साथ साथ आनंद आरके को पुलित्जर अवार्ड 2026 मिला। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर चंद्रबाबू नायडू। साइंस का ऑस्कर कहा जाने वाला ये अवार्ड अतनु नाथ ने जीता है। सुरजोत्स्ना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार ये लक्ष्मी कृष्ण पंडित और सुमित्रा गुहा के नाम रहा। विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किए गए संतोष कुमार। WWF नेशनल अवार्ड अलीम यूसुफ ने जीता। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड श्रीनिवास राव को। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने नीता अंबानी को सम्मानित किया है। चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता आदित्य धर ने धुरंधर मूवी के लिए। NBCC अवार्ड मिला है मदर मैरी कम्स टू मी के लिए अरुंधति रॉय को। एबल प्राइज जिसे मैथ्स का नोबेल कहते हैं ये जीता है जर्मनी के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन गेट फाल्टिंग्स ने। ग्रैंड प्राइज जीता जुपल्ली कृष्ण राव ने। ज्ञानपीठ अवार्ड वैरामथु ने। देखिए एक चीज आप याद रखें, जैसे भारत में लिटरेचर के क्षेत्र का या आप कह सकते हैं साहित्य के क्षेत्र का जो टॉप का अवार्ड है ये ज्ञानपीठ है। सेम वैसे पूरी दुनिया में हम इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार को जानते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी। सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और संगीता कलानिधि सम्मान इस साल का जीता है जयंती कुमारेश ने। सवाल चौथा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है जिनका कार्यकाल ये केंद्र सरकार ने जुलाई 2027 तक यानी कि नेक्स्ट ईयर तक के लिए एक्सटेंड किया है। तो एनसीबी के डायरेक्टर तो अनुराग गर्ग थे ही, अब इनका कार्यकाल अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IPS ऑफिसर हैं और वैसे ही सितंबर 2024 से ही एनसीबी के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। ऑप्शन बी में प्रवीण सूद लिखा हुआ है जो कि CBI के डायरेक्टर थे, इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। NS राजा सुब्रमणी ये हो जाएंगे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन नेवी के जो नए चीफ हैं ये कृष्ण स्वामीनाथन बन गए हैं। रिसेंट की अपॉइंटमेंट पर यदि हम आए तो अभी हाल ही में भरत सिंह चौहान को कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष बनाया गया। UIDAI के CEO सौरभ विजय दक्षिण एशियाई भारत तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव बने हैं। ये फैक्ट तो अभी हम 3 ऑप्शन में देख ही चुके हैं। CBFC के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD रवि के। DMIL के पहले CEO संजय जमुआर। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार हैं। नीति आयोग की CEO निधि छिब्बर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति। DGCA के डायरेक्टर वीर विक्रम यादव। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य वेंकट रमना मूर्ति। सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन राजकुमार गोयल बनाए गए। CBIC के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। FSSI के CEO रजत पुन्हानी। BFI के हेड अजय सिंह और डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह हो जाएंगे। सवाल 5वां है, एन राजम ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है जिन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका वायलिन हो जाएगा। वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित रही है और उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायन शैली विकसित करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसे थोड़ा आप रिलेट करेंगे करंट से। मैंने आपको बताया था कि इस साल भारत सरकार ने कुल 131 यानी कि 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। भारत रत्न की घोषणा तो वैसे इस साल भी नहीं हुई है, इसमें 5 पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई थी। भारत रत्न ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत का। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, फिर तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण। तो 13 लोगों को पद्म भूषण मिलना था, पद्म भूषण ये 3rd नंबर पर आ गया और पद्मश्री से 113 लोगों को 113 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर डिस्कशन है पद्म विभूषण का। ऑप्शन में वायलिन से रिलेटेड जो एन राजम थी इन्हें सम्मानित किया गया। अब जिन 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है एक बार इन पर नजर यदि हम डालें तो देखिए इसमें एक नाम है VS अच्युतानंद का। धर्मेंद्र ये एक्टर रहे हैं, इनकी डेथ हुई थी तो ये कला आर्ट से संबंधित है। P नारायण, KT थॉमस। तो यहाँ पर KT थॉमस और जो VS अच्युतानंद है ना ये पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है।
और एन राजन जिनका हम क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपके वायलिन से संबंधित हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं, इसे हम थोड़ा स्टैटिक से रिलेट करेंगे। तबला, बांसुरी, शहनाई, इससे रिलेट करते हुए किसी फेमस शख्सियत का नाम यदि आप रिलेट कर सकें, जो कि डायरेक्ट एग्जाम का पार्ट बनता है, जैसे कि तबला वादन में आप किसका नाम रिलेट करेंगे? वैसे कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम रिलेट कर सकते हैं, जिनका कुछ समय पहले ही डेथ हुई थी। फिर बांसुरी वादन में यदि हम बात करें तो एक तो पन्ना लाल घोष है और दूसरा एक प्रसिद्ध नाम याद आता है, हरिप्रसाद चौरसिया। फिर इसके बाद एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई। शहनाई में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल छठवा है, हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक, इंडियाज फास्टेस्ट रनर कौन बने हैं? ये न्यूज अभी कल के दिन ज्यादा चर्चे में थी। गुरविंदर वीर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुरविंदर वीर सिंह है, ये भारत के सबसे तेज धावक बने हैं। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में फेडरेशन कप के दौरान पुरुषों की जो 100 मीटर की रेस थी, इन्होंने 10.09 सेकेंड में कंप्लीट कर ली और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और इसके साथ ही इन्होंने 10.10 सेकेंड का बैरियर तोड़ने वाले इतिहास के पहले भारतीय धावक भी बन गए हैं, क्योंकि 10.10 सेकेंड में ना 100 मीटर की रेस कंप्लीट करने का रिकॉर्ड ये अनिमेश कुजूर के नाम था, और इन्हीं का ये रिकॉर्ड बीट कर दिया है गुरविंदर वीर सिंह ने और एक नया नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट का ही ये क्वेश्चन है कि हाल ही में 400 मीटर की रेस 44.98 सेकेंड में पूरी करके मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो एक नाम यहां से याद रखना है, विशाल टीके का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इन्होंने 2026 का ये जो एथलेटिक्स फेडरेशन कप है, इन्होंने 44.98 यानी कि 45 सेकंड से भी कम समय निकाल करके ये रिकॉर्ड बनाया है। मिल्खा सिंह जो है, इन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक, रोम कहां पर है? ये इटली में है, तो रोम ओलंपिक में 45.73 सेकेंड का ये रिकॉर्ड बनाया था, जो दशकों तक भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक नया बेंचमार्क बना रहा। तो इन्होंने, मिल्खा सिंह का तो रिकॉर्ड तोड़ा ही है, साथ ही वो 45 सेकेंड के बैरियर को पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बन गए हैं। तो यहां से दो नाम याद रखेंगे, भारत के सबसे तेज रनर गुरविंदर सिंह, जिन्होंने 100 मीटर की रेस जो है ये 10.09 सेकेंड में कंप्लीट करी है, सिर्फ 10 सेकेंड में आप कह सकते हैं 100 मीटर रेस। और 400 मीटर की रेस जो है ये 45 सेकेंड से भी कम समय में कंप्लीट की है विशाल टीके ने। और पूछा जाए कि किसका रिकॉर्ड बीट किया है, तो ये मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड बीट किया है। मिल्खा सिंह ने रिकॉर्ड बनाया कहां था? तो ये रोम ओलंपिक में बनाया था। अगला सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सूर्यास्त्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है भारत का पहला स्वदेशी और 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। नाम इसे दिया गया है सूर्यास्त्र। और इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो एक ही सिस्टम ये 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले रॉकेट और मिसाइलों को दागने में सक्षम है। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल इंडियन रेलवे ने किया था, रुद्राक्ष जिसका नाम था। देश की पहली स्वदेशी चिप का नाम विक्रम है। हालांकि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का नाम भी विक्रम है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई थी। काल भैरव क्या है? तो ये भारत का पहला ऑटोनोमस लड़ाकू विमान है, जिसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है, और इसका डिस्कशन हमने मई के ही करंट अफेयर में किया था। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली ऑल वुमन पर्वतारोहण टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है? तो माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट है कहां पर? तो ये नेपाल में है, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हाइट की यदि बात की जाए तो 8848.86 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अभी हमने रिसेंटली करंट अफेयर में देखा था कि जो कामी रीता शेरपा है, जो नेपाल से ही बिलोंग करते हैं, ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही बनी। आपको ये बताना है कि कुल कितने बार ये चढ़ चुके हैं। ऑप्शन आपके सामने है 32, 33, 34 या 35। वैसे बेसिक स्टैटिक की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बछेंद्री पाल, पहली दिव्यांग का नाम अरुणिमा सिन्हा हो जाएगा। सवाल 10वां है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कमिटी ऑन पिटीशंस के नए
जो अध्यक्ष बने हैं इनका नाम हो जाएगा राघव चड्ढा। ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन रिसेंटली ये पार्टी स्विच करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अभी राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष बने हैं। ये याचिका समिति करती क्या है, जिसे आप कमिटी ऑन पिटीशंस भी कहते हैं। तो ये आम जनता की जो भी शिकायतें होती हैं, जो भी सजेशंस और समस्या है, इसे सीधे संसद तक पहुंचाने के लिए और उसका सोल्यूशन खोजने के लिए काम करती है। मूल रूप से यदि देखा जाए तो ये जनता और संसद के बीच एक तरह का ब्रिज यानी कि सेतु का काम करती है, और इसी के अध्यक्ष राघव चड्ढा बन गए हैं। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है राज्यसभा। राज्यसभा ये हमारी उच्च सदन है। उच्च सदन है यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होती, स्थिर सदन आप कह सकते हैं। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 80 है, इसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा 81 में है, लेकिन ये निम्न सदन है और कभी भी भंग हो सकती है, अस्थायी सदन है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? देश के वाइस प्रेसिडेंट। और देश के वाइस प्रेसिडेंट वर्तमान में है कौन? सीपी राधाकृष्णन। सवाल 11वां है, अर्जेंटीना के जो महान फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, ये ऑफिशियली तौर पर अरबपति बनने वाले कौन से नंबर के फुटबॉलर बन गए हैं? जब जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डिस्कशन आया, इनसे एक फैक्ट मैंने रिलेट करके बताया कि दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और अब इन्हीं के बाद अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी है, ये दुनिया के दूसरे अरबपति फुटबॉलर बने हैं। किसके बाद? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद। यहाँ से यदि हम लियोनेल मेसी का डिस्कशन करें ना, तो देखिए फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2022 का हुआ था, ये कतर ने होस्ट किया था। हर 4 साल में होता है, तो कतर ने होस्ट किया था। इसमें अर्जेंटीना ही विजेता था, जिसके कैप्टन लियोनेल मेसी थे। अब जैसे कि मैंने कहा 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप होता है, तो अब होना है 2026 में, यानी कि इस साल। और इस साल 3 कंट्री इसे मिलकर होस्ट कर रही हैं, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। लियोनेल मेसी का एक और फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं, रिसेंटली इनका फर्स्ट टूर रहा है अभी भारत का, और इनकी दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टेच्यू है, 70 फीट ऊंची स्टेच्यू, ये कोलकाता में स्थापित की गई है, पश्चिम बंगाल में। मैंने कल आपसे पूछा था कि भारत ने किस वैश्विक संस्था के साथ मिलकर के ग्रीन कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव की शुरुआत करी? आंसर था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज का सवाल है, नेशनल हेल्थ गोल्स 2030 फ्रेमवर्क किसने जारी किया है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।